ना ही इस देश की सेना के मूल है। अर्थी दो या वर्दी दो। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। तो इजराइल का जेब खर्च भारत में नौकरी करने के बाद के वेतन से भी कहीं ज्यादा है। 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। यह भी ठीक है, लेकिन ठीक इसके समानांतर है जो बच्चे सड़कों पर नजर आ रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, उनके दिल में क्या बीत रही होगी यह सिर्फ कल्पना इस बात से कर लीजिए कि एक हरियाणा का बच्चा जो जिंद जिले का आता है वह खुदकुशी यह सोचकर कर लेता है कि अब उसे नौकरी सेना में नहीं मिलेगी। 4 साल वहाँ पे जॉब करेंगे, उसके बाद घर पे आकर क्या करेंगे, फिर घासे काटेंगे। अगर आप सेना पे राजनीति कीजिएगा तो आपकी सरकार कतई नहीं चलेगी। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पे आप भी जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के भाड़ में जाएगा। और उस पर सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर जो नया नियम बना दिया है उसमें 10वीं पास उन करोड़ों बच्चों की आंखों के सपने मर चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस सपने को पालकर वह अपनी जिंदगी आगे जीने की तैयारी करते रहे, अब सरकार बाकायदा पॉलिसीगत तरीके से उसे खत्म कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है सेना का आधुनिकीकरण हो। सरकार चाहती है इस देश में जितना पैसा सैलरी और पेंशन का चला जाता है सेना में भर्ती लोगों को लेकर, वह पैसा अब कम हो जाना चाहिए। तो सरकार के अग्निपथ की 3 स्थितियां बहुत साफ हैं। पहली बात, जिस बच्चे ने जिंदगी में सपना संजोया कि हम सेना में शामिल होंगे, उसके लिए सिर्फ 4 बरस की नौकरी इंतजार कर रही है। उस 4 बरस के बाद उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार पेंशन से मुक्ति चाहती है। तीसरी बड़ी बात, इस दौर में सेना के भीतर का आधुनिकीकरण सैनिकों से हटकर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर कैसे लाकर खड़ा कर दिया जाए, सरकार की पूरी पॉलिसी इसी रास्ते चल पड़ी है। पहला सवाल एक जहन में तुरंत रखिएगा, अगर पेंशन को सरकार को नहीं देना है तो इस देश के जितने भी सांसद जो चुनाव हार गए, जिनकी जमानत जब्त हो गई, जितने भी विधायक जो चुनाव हार चुके हैं, जिनकी जमानत जब्त जनता ने कर दी, उन्हें जितना पेंशन मिलता है समूचे देश में, उससे कम पेंशन इस देश के सैनिकों को मिलता है। उस 4 साल की ट्रेनिंग में कोई वेतन नहीं मिलता है, वो राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए हर युवा जो 18 साल का हो गया उसे दिया जाता है। लेकिन फिर यहां पर एक दूसरी बात समझिए, भारत के भीतर में जो इन 4 सालों में जितना वेतन दिया जाएगा नौकरी करते वक्त, उससे ज्यादा जेब खर्च इजराइल में दिया जाता है उन 4 बरस की ट्रेनिंग के पीरियड में, क्योंकि उसे नौकरी नहीं माना जाता है लेकिन जेब खर्च दिया जाता है। तो इजराइल का जेब खर्च भारत में नौकरी करने के बाद के वेतन से भी कहीं ज्यादा है। तो आप दुनिया से भारत की तुलना नहीं करें। दूसरी बड़ी बात, जब दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र हुआ तो हमें लगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन के पास है। भारत की सेना की जो कैपेसिटी है वह 14,55,000 है, जिसमें से 97,000 पद खाली पड़े हैं। अगला सवाल, चीन जनसंख्या के लिहाज से और बजट के लिहाज से जितना खर्च करता है, भारत उसकी तुलना में कितना कम खर्च कर सकता है, यह आप सोच के हैरत में आ जाएंगे। चीन खर्च करता है अपने बजट में, रक्षा बजट में 122 लाख करोड़, भारत खर्च करता है 6 लाख करोड़, जो इस बार 2022-23 में 5.13 लाख करोड़ पर आकर टिक गया, यानी लगभग 5 लाख करोड़, और वो करता है 122 लाख करोड़। उस तुलना में अमेरिका भी करता है 62 लाख करोड़। हम कहां पर खड़े हैं यह खाली समझिए। हम अमेरिका बनना चाहते हैं, चीन बनना चाहते हैं, या फिर हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं, जहां सबसे बड़ी संख्या उस देश की तुलना में और दुनिया के देशों की तुलना में उसकी अपनी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी है। तकरीबन 12,80,000 नॉर्थ कोरिया में सैनिकों की तादाद है। लेकिन अगला सवाल यहीं से सबसे बड़ा निकलता है कि जो 17 से 21 साल को लेकर सरकार ने अग्निपथ की लकीर खींची है, उसमें खुले तौर पर यह कहा है जो नियुक्तियां होंगी उनको रेगिस्तान में भेजा जाएगा, उनको पहाड़ों पर नियुक्त किया जाएगा, उनको समुद्र में भेजा जाएगा, उनको हवा में भेजा जाएगा, यानी जल थल वायु सेना के तीनों अंगों के साथ इन अग्निवीरों की नियुक्ति भी हो जाएगी। एक अलग मसला है कि इस देश में प्रोफेशनल को लेकर भी अब नौकरी नहीं बच पा रही है। बेरोजगारी जो है इस अमृतकाल में सबसे ज्यादा है, असमानता अमृतकाल में सबसे ज्यादा है। लेकिन सेना में नौकरी को लेकर गांव का कोई बच्चा अगर सेना में शरीक होता है तो उसके प्रति एक आदर का भाव पूरे गांव में आता है। इसीलिए जब शहीद जवानों के शव गांव लौटते हैं तो पूरा गांव एकजुट होता है। दूसरी कल्पना कीजिए कि 1 साल में जितना वेतन सरकार इन अग्निवीरों को देने वाली है, उस वेतन से कहीं ज्यादा सांसद और विधायकों के पेंशन है। बड़ी तादाद में सैकड़ों एमपीज और एमएलएज हैं जो कई बार चुने गए, कई बार जनता ने हरा दिया, जमानत जब्त कर गए। उनके जो पेंशन जब जोड़ते चले जाते हैं तो कईयों को पेंशन तो 3-3, 4-4 लाख रुपए मिलता है।
झटके में प्राइवेट में काम करने वाला एक व्यक्ति और दूसरी तरफ 20 की नौकरी चली गई, तो सरकार ने अपने तौर पर जो रोजगार की परिस्थितियां इस देश के भीतर में खड़ी की, उसमें तकरीबन अब जो निजीकरण और मोनेटाइजेशन को साथ लेके सरकार चल रही है, उसमें तकरीबन 96 लाख नौकरियां सीधे सीधे गायब हो जाएंगी, जिस दिशा में अलग अलग मिनिस्ट्री का निजीकरण सरकार कर रही है। नौकरी 96 लाख, इन 4 साल का सिर्फ हम आंकड़ा बता रहे हैं। 4 साल में सरकार 1,86,000 बच्चों को 4 साल की नौकरी देने वाली है, लेकिन 96 लाख नौकरी एक झटके में इस निजीकरण, जो सरकार ने एक पाइपलाइन बनाई है मोनेटाइजेशन की, उस पाइपलाइन के तहत जिसमें 6 लाख करोड़ रुपया सरकार कमाएगी, 96 लाख नौकरियां साफ हो जाएगी। उसके ठीक समानांतर सरकार रेलवे को लेकर या अलग अलग विभागों को लेकर, रोडवेज को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर, इन सारी चीजों का जो प्राइवेटाइज कर रही है, उसमें से लगभग 36,000 नौकरियां और चली जाएंगी। सवाल 3 ही है, सरकार किसके लिए है, सरकार को बनाता कौन है और सरकार का काम क्या है। सरकार का काम इस देश के लोगों को राहत, रियायत और देश को आगे बढ़ाने के साथ लोगों के योगदान को जोड़ना है। सरकार ने उसके निजीकरण और कॉरपोरेट को जो कौड़ियों के मोल चीजें ट्रांसफर की, उसमें पहला मैसेज दिया, हम कतई नहीं चाहते हैं कि सरकार अपने तौर पर कोई जिम्मेदारी ले, वह चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सारी चीजें चलाए, उससे हम पैसा जो लेना है ले लेंगे। पहला मैसेज ये गया। दूसरा मैसेज, इस देश के भीतर में जो बेरोजगारी का आलम है, तो ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कहां, कैसे, किस रूप में होना है, सरकार को नहीं पता है। सरकार इसीलिए जो आधुनिकीकरण की परिस्थिति में इस देश को जोड़ना चाहती है, उसका पहला मंत्र यही है कि हमको इस देश के नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पॉलिटिक्स के तमाम अंगों को, वो गवर्नेंस के तौर पर हो, पार्लियामेंट्रीज के तौर पर हो, एमएलएस के तौर पर, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और इस देश के हजारों गांव, हजारों शहरों में जो करोड़ों बच्चे हर बरस 10वीं पास के बाद सोचते रहे कि हम सेना में भर्ती होंगे, सरकार जिस स्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर रही है, अगला स्टेप उसका यह भी है कि जो 4 साल की नौकरी चाहेगा, उसको बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ छाती फुलाने और 6 मिनट में 1 मील दौड़ने से काम नहीं चलेगा। उसके कुछ बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होंगे, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग आप लेकर शरीक होइए, यानी वहां रोजगार बन जाए जो टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको ट्रेंड करेंगे। लेकिन यहां पर जब पैसा ही घर में नहीं है और शारीरिक क्षमता और शारीरिक एक्सरसाइज के जरिए ही चीजों को आगे बढ़ाना है, वह स्थिति भी धीरे धीरे खत्म कर दी जाए। यानी इस देश के भीतर गरीब, इस देश के भीतर का ग्रामीण जीवन में सीमा पर तैनात रहने वाला जो सैनिक है, उसकी जरूरत अब सरकार को लगता है नहीं है। और शायद इस देश के अमृतकाल के वक्त में सबसे संकट काल के तौर पर यह परिस्थिति उभर रही है। इसीलिए जो गुस्सा नजर आ रहा है पूरे देश के भीतर में, वह उनकी अपनी जिंदगी जीने की एक आखिरी लड़ाई है। यह अग्निपथ किसके लिए है? सही मायने में इस अमृतकाल का अग्निपथ है ये, जहां समझना और उसके समाधान की दिशा में जनता को ही अपने दबाव से ले जाना होगा। और सबको पता है, इस देश का युवा जिस दिन सड़क पर आ गया, सत्ताएं पलट जाती।